हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीरीज शुरू की है, जो उसका तीसरा अध्याय ले रहे हैं, जिसमें है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? सबसे पहले देखो, जैसे इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप का मतलब है समीकरण है उनको किस तरीके से लिखा जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर एक समीकरण है 2x-3y बराबर 5, या इसको लिखा जाता है 2x-3y और अचर पद को पहले लिखो तो -5 बराबर 0। अब जैसे एक समीकरण ये है और इसी तरीके से एक दूसरे समीकरण है x प्लस 2y -3 बराबर 0। इस प्रकार से जब दो समीकरण को एक साथ रख करके उनके बारे में पढ़ा जाता है या हल किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें दो चर काम किए जाते हैं, x और y। अब जैसे इनके गुणांक लिखे हुए 2 है, 3 है, 5 है, पहली समीकरण के दूसरी, तो इन दोनों को सीधा संक्षेप तौर पर बिना गुणांक के रूप में, मतलब कोई भी गुणांक इसकी जगह वास्तविक संख्याओं के रूप में आ सके, भिन्न रूप में, परिमेय रूप में, तब उनको व्यापक रूप के रूप में जैसे लिया जाता है। तो पहली समीकरण जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसी तरीके से दूसरी समीकरण होती है, उसको भी व्यापक रूप में लिखो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अब दो समीकरण हो जाती है। यहाँ से अगर हमें मान निकालना है किसी एक का, जैसे ए का, तो कौन सी समीकरण का ए का मान है? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले समीकरण के ए को ए वन मान लिया जाता है, बी को बी वन मान लिया जाता है, सी को सी वन मान लिया जाता है, और इस प्रकार से पहले समीकरण का व्यापक रूप बनता है। ऐसे ही दूसरी का ए टू, बी टू और सी टू। तो इस तरीके से एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बनता है, वो है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, तथा दूसरा समीकरण का है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। तो इस प्रकार से किसी समीकरण को उनके व्यापक रूप में लिखा जाता है। अब व्यापक रूप में लिखने के बाद जैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आता है बीजगणितीय निरूपण कैसे करते हैं। तो बीजगणितीय निरूपण का मतलब है, जैसे आपके सामने कोई समस्या आती है या कथन आता है कि जैसे 5 पेंसिल और 3 पेनों का कुल मूल्य, 5 पेंसिल और 3 पेनों का कुल मूल्य जैसे आपको दिया जाता है तो 30 रुपए। अब ऐसा ही एक और कथन देगा, जैसे 4 पेंसिल एवं 5 पेनों का कुल मूल्य जैसे 32 रुपए। तो इन दोनों को बीज गणितीय रूप में लिखा जाता है, जो समीकरण के रूप में होता है। जैसे एक पेंसिल के मूल्य को हम x मानते हैं तो 5 पेंसिल का 5x, और एक पेन के मूल्य को y मानते हैं तो 3 पेंसिल का 3y। अब इन दोनों का योग है वो 30 है, इसका मतलब 5x प्लस 3y बराबर 30। ऐसे ही यहाँ भी पेंसिल के मूल्य का x माने तो 4x हो जाएगा 4 पेंसिल का, और एक पेन के मूल्य को y माने तो 5y हो जाएगा। तो इस तरीके से दो समीकरण बनती है, ये इनका बीज गणितीय निरूपण होता है। तो सबसे पहले आपको कोई कथन देकर के पूछा जाता है कि इसका बीज गणितीय निरूपण लिखो। अब बीज गणितीय निरूपण में हमने संख्या ले ली 5x प्लस 3y बराबर 30 और दूसरी 4x प्लस 5y बराबर 32। तो ये दो समीकरण बन जाती है, यानी समीकरण युग्म बन जाता है। अब समीकरण युग्म बना करके फिर आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा, जैसे इनको ग्राफ की विधि से या ग्राफ में दर्शाते हैं, तो ग्राफ में दर्शा करके फिर उनका हल ज्ञात किया जाता है। तो जब आप किसी समीकरण का ग्राफ बनाओगे दो समीकरणों के एक साथ लेकर के, जैसे एक समीकरण का इनका ग्राफ ही निरूपण करते हैं, तो जैसे उदाहरण के तौर पर एक रेखा मिलती है, ऐसे ही हमें दूसरी एक रेखा और मिलती है। तो जब इन दोनों को जैसे आगे बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर लेती है। ऐसे ही कभी ग्राफ ऐसा भी मिलता हमें जिसमें एक रेखा यहाँ से जाती है और दूसरी यहाँ से जाती है, जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर, और यहाँ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसी तरीके से एक तीसरा ग्राफ ऐसा भी मिलता है कि जिसमें आप एक्स एक्स और वाई एक्स को निर्देशांक दर्शाते हुए पहली रेखा प्राप्त करते हो, यहाँ पर मिलती है, जैसे 3 बिंदु मिल गए आपको, और दूसरी रेखा इसी जगह कोई एक बिंदु कॉमन लेते हुए अलग अलग बिंदु है तो उनका पथ है वो एक जैसा मिलता है, अर्थात समान पथ पर निकलती है दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं। तो इस प्रकार से ग्राफ है वो हमें 3 प्रकार से प्राप्त होता है। अगर हम ये बिना ग्राफ बनाए सीधा ऐसे पता कर ले कि ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, यानी उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, या फिर
अब जैसे देखो समांतर प्रतिच्छेदी और संपाती, ये जैसे रेखा मिलती है प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी रेखा जहाँ मिलती है उन जो जिस जगह प्रतिच्छेद करती है वो उसका हल होता है, वहां पर x का मान कितना है और y का मान कितना है वो उसका हल माना जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर x का मान और y का मान जो प्राप्त होता है उसको हम उस समीकरण का हल कहते हैं। उसी तरीके से जैसे हमें संपाती रेखा मिल जाती है, पहली रेखा यहाँ से जा रही है, दूसरी भी इसी जगह से जा रही है, तो ऐसे कितने बिंदु है जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती है, एक ही बिंदु से गुजरती है, तो अनेक सारे बिंदु मिलते हैं। इस तरीके के कारण से जब संपाती रेखाओं जैसा ग्राफ मिलता है तो उसको हम कहते हैं कि इनके अनेक हल है। तो ये तो ग्राफ बना करके पता करते हैं, या फिर जब ग्राफ मिलता है जहां दोनों रेखा एक दूसरे के पैरेलल जाती है, तो वहां पर हल तो वो होता है जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। यहाँ पर कोई बिंदु ऐसा मिलता नहीं है कि हमें जहां जिस जगह प्रतिच्छेद करने को मिले, तो ऐसी स्थिति में हम इसका कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार से ये तो ग्राफ बना करके आप बना सकते हो, लेकिन बिना ग्राफ बनाए अगर आपको परीक्षा में पूछा जाता है दो समीकरण दे करके कि उदाहरण के तौर पर जैसे 3x + 2y बराबर 5, या फिर उधर ले लो तो -5 बराबर 0 पहली, एवं दूसरी जैसे x + 3y - 2 बराबर 0 समीकरण युग्म है, इसका हल ज्ञात करना हो तो हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। लेकिन यदि पूछा जाता है इनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी, ग्राफ के अंदर किस प्रकार की रेखा बनेंगी, या फिर पूछा जाता है युग्म निकाय कैसा है, जैसे हल है या युग्म निकाय है वो संगत है या असंगत। अब संगत या असंगत क्या है इसका भी अर्थ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहली बात आती है कि जैसे कोई भी समीकरण निकाय है उसका हल कितने मिलते हैं, या युग्म निकाय कैसा है, संगत है या असंगत, या फिर सवाल पूछा जाता है रेखाएं किस प्रकार की। तो यहाँ पर आपको जैसे दो व्यापक समीकरण मिलती है, इसी को आप व्यापक मानते हैं। जैसे पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 एवं a2x + b2y + c2 बराबर 0 इनके समान मानना है। मतलब जैसे मान लो कि यही समीकरण है, तो यहाँ से a1 का मान क्या मिलेगा 3, b1 का मान क्या मिलेगा 2, और c1 का मान क्या मिलेगा -5। इसी तरीके से a2 में मतलब दूसरे समीकरण में x का निर्देशांक क्या है तो इसके आगे का निर्देशांक 1 है, मतलब सॉरी गुणांक क्या होता है, उसी तरीके से y का गुणांक क्या होता है, तो जैसे वो b2 का मान है 3, और उसी तरीके से c2 का मान है -2। जब ये मान प्राप्त होते हैं तो हम इसके a1/a2 के अनुपात बनाते हैं। जैसे यह अनुपात मिलता है 3/a, उसी तरीके से b1/b2 का अनुपात बनाते हैं, वो अनुपात मिलता है 2/3, और c1/c2 का अनुपात बनाते हैं वो जैसे -5/-2 या 5/2 मिलता है। तो हमें इस प्रकार से 3 है जो अनुपात प्राप्त होते हैं। तो इन अनुपातों के आधार पर जैसे हम अनुपात को समान रखते हैं, पहला अनुपात है 3/1, दूसरा है 2/3। अगर ये दोनों ही अनुपात समान नहीं आए तो उसको ऐसे दर्शा देते हैं कि ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, समान नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यदि ऐसा अनुपात मिलता है तब रेखा जो प्राप्त होगी, यानी इसका ग्राफ बनाओगे तो उस ग्राफ के अंदर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। दूसरी बात, यदि जैसे पहला अनुपात समान हो जाता है, दूसरा भी जैसे 3/1 मिल जाता है उदाहरण के तौर पर, ऐसे कोई और उदाहरण ले तो, और तीसरा भी 3/1 मिल जाता है, अर्थात तीनों अनुपात है वो एक जैसे हो जाते हैं, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। यदि तीनों अनुपात समान हो जाए तब जो रेखा है उन ग्राफ बनाने पर भी प्राप्त करते हैं तो संपाती रेखाएं प्राप्त होती है, एक ही पथ से होकर के गुजरती हैं। या फिर क्या होता है, पहला दूसरा दो अनुपात समान हो जाए लेकिन तीसरा अनुपात है वो भिन्न हो जाता है 2/3, इस तरीके से। तो यहाँ पर है वो हमें रेखाएं प्राप्त होती है, वो रेखाएं कैसी होती है समांतर, यानी पहला अनुपात समान है लेकिन दूसरा अनुपात है वो समान नहीं होता है, कोई और अनुपात प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में तब रेखाएं वो समांतर प्राप्त होती है। अब जब रेखाएं समांतर प्राप्त होती है, अभी जस्ट पहले बताया था, उसी को यदि हम आगे लें तो यहाँ मैं इन तीनों के युग्म भी बता रहा हूँ।
जैसे रेखा प्रतिच्छेदी होती है तो जहां प्रतिच्छेद करती है जिस बिंदु पर, जैसे पहली रेखा और दूसरी रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यहीं से x का मान होता है वो इसका और y का मान होता है वो y का, वो उनका हल होता है। अर्थात केवल एक हल मिलता है एक जगह, तो इसको कहते हैं एक अद्वितीय हल, यानी इसके जैसा कोई दूसरा हल प्राप्त नहीं होता है या केवल एक हल। और जब संपाती रेखा होती है तो संपाती का जब पहला रेखा है दूसरी रेखा है दोनों एक ही पथ से होकर गुजरती है हर बिंदु पर उनका एक हल माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं अपरिमित रूप से, मतलब जिसकी गणना भी नहीं कर सकते, अनेक हल होते हैं, यानी जितने हल लिखना चाहे उतने हल लिख सकते हैं। और जब रेखा समांतर होती है पहली और दूसरी, तो यहाँ पर कहीं एक ही जगह पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि इनका कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई युग्म निकाय देख करके पूछा जाता है कि इनका हल ज्ञात कीजिए, एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है, तो वो हल निकालने के लिए हमने पहले a1/a2 इस तरीके से अनुपात निकालेंगे, अनुपात को समान करेंगे। यदि पहला अनुपात समान नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, तो स्थिति एक अद्वितीय हल होता है। तीनों अनुपात समान हो जाते हैं तो संपाती रेखा होती है, अनेक हल होते हैं। और यदि पहला अनुपात समान है दूसरा बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में समांतर रेखा होती है, तब कोई हल नहीं है। अब बात आती है युग्म निकाय कैसा है। तो यदि समीकरण का संगत निकाय का मतलब होता है कि उसका हल मिलना चाहिए, भले एक मिले या अनेक मिले, और असंगत वो होता है जिसका कोई हल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। अब इसका जैसे एक हल मिला है और इनके अनेक हल मिला है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी अनुपात प्राप्त होता है या इन दोनों से संबंधित कोई भी समीकरण दी जाती है तो वो दोनों युग्म निकाय वो संगत होते हैं, संगत समीकरण युग्म। अर्थात भले रेखा प्रतिच्छेदी हो, एक हल हो या अनेक हल हो, उस युग्म निकाय को हम क्या कहेंगे, संगत। और अगर कोई हल नहीं है तो उसको कहते हैं असंगत। इस प्रकार से अनुपातों को लेकर के बिना ग्राफ बनाए हमें पता करना हो कि रेखाएं कैसी है या उनके हल क्या है, एक हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है, या फिर पूछा जाता है युग्म निकाय संगत है या असंगत। तो ये बहुत संक्षेप के अंदर इस बात को बताया गया है, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है परीक्षा के लिए। आज से सीधा अनुपात निकाल करके पूछा जाता है कि रेखाएं इस प्रकार के सवाल है या युग्म निकाय कैसा है, तो संगत और असंगत। अब इसके बाद बात आती है युग्म समीकरण युग्म होता है उसको हल करने की विधियां क्या है। तो अब जैसे इसको मैं साफ कर रहा हूं, उसके बाद जैसे देखिए हल करने की विधियां, तो किसी भी समीकरण युग्म को हल करने की तीन विधियां होती है, मतलब दो मुख्य तौर पर देखा जाए तो एक ग्राफीय विधि होती है और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। अब जैसे ग्राफीय विधि के आधार पर किसी का भी ग्राफ पूछा जाता है या आपको कोई समीकरण निकालनी है, जैसे x + 3y = 6, सवाल सीधा पूछ लिया जाए समीकरण युग्म x + 3y = 6 एवं, और दूसरा है जैसे 2x - 3y = 12, और आपको इसका पूछा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब जैसे एक बात और बता, तो परीक्षा के अंदर, बोर्ड परीक्षा के अंदर से ये ग्राफीय विधि का पॉइंट तो हटा दिया है, ग्राफ नहीं पूछा जा रहा है पिछले 2 सालों से, लेकिन किताब के अंदर उदाहरणों में ग्राफीय विधि का जिक्र है, तो हो सके किसी साल ये सवाल दिया जाता है तो ग्राफीय विधि भी थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब ग्राफीय विधि में करना क्या है, जैसे समीकरण है पहला x + 3y = 6 और दूसरा है जैसे 2x - 3y = 12, इन दोनों को हल करते समय एक टेबल बनानी है इनके मानों की। मतलब जैसे 9th में एक सवाल होता था कि इस समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए, उसी तरीके से आपको यदि ग्राफ बनाना है तो अधिकतम 3 हल काफी और न्यूनतम 2, 2 में कोई गलतियां हो जाए तो 3 से तो एकदम कंफर्म आप उनका हल कर सकते हैं। तो अब जैसे पहले समीकरण है और दूसरी, यहाँ पर एक विशेष ध्यान ये रखना है कि किसी एक चर का प्रतिस्थापन करना है ग्राफीय विधि के अंदर। जैसे या तो आप y को प्रतिस्थापित करोगे या x को, तो प्रतिस्थापित करते समय मुख्य ध्यान ये रखना है कि अगर कोई चर का गुणांक ऋणात्मक है, यानी जो पद है वो ऋणात्मक है, तो सबसे पहले उसका पक्षांतर करो, यानी माइनस वाले पद को। एक तो ये ध्यान रखना है, अगर माइनस वाला पद नहीं है तो फिर ध्यान रखना बड़े गुणांक को,
ये केवल एक तरीका है जिससे आप आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं, बाकी कोई मेथड नहीं है कि जिसके आधार पर ये करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ माइनस नहीं है तो आप बड़ा गुणक 3y x बराबर 6 प्लस का इस तरफ माइनस में लिख लोगे। अब बस x का गुणांक इकाई होना चाहिए, तो x का गुणांक इकाई सीधा इसको समीकरण नंबर 3 रख लो, और 3 समीकरण रखने के बाद यहाँ पर जिसका आपने प्रतिस्थापन किया जैसे y का, तो y का ही मान रखो। ध्यान रखना अगर बट्टे में कुछ नहीं है तो y का कोई भी मान रखो। जैसे 1 रखने पर y का 1 रखोगे तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1 बराबर मिल जाएगा 3। ऐसे ही y बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 2 0। ऐसे ही y बराबर 3 रखने पर x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 3 यानी माइनस का 3। अब इन मानों को सारणी बनाओगे जैसे कि x प्लस 3y बराबर 6 के मान सारणी में रखने पर, ये जैसे यहाँ लिखना है और लिख करके आप उसकी टेबल बनाओगे। x के मान है, y के मान है। x का जैसे y का रखा 1 2 3 तो x का मिला 3 0 माइनस 3, और ऐसे ही उसकी करनी है। जैसा इसमें ध्यान दो कि यहाँ माइनस है, माइनस वाले पद का पहले प्रतिस्थापन कर दो, 2x बराबर 12 प्लस 3y। अब x का गुणांक इकाई करना है तो x का गुणांक इकाई है नहीं, 2 है, जो गुणा में उसके साथ है तो इसको सामने भेजोगे तो भाग में हो जाएगा 12 प्लस 3y। अब ये जैसे समीकरण नंबर 4 प्राप्त हुई। यहाँ पर मान रखना है, जैसे वहां अपनी मर्जी से मान रखे वैसे यहाँ अपनी मर्जी से मान रखने पर आप इतने आसानी से सवाल नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे एक बात का ध्यान रखो कि एक पहला मान y की जगह ऐसा रखो कि ये पूरी भिन्न सरल हो जाए। जैसे 12 प्लस 3 इंटू 1 रखोगे तो 12 3 15 15 बटे 2 भाग पूरा पूरा जा नहीं रहा है। पॉइंटों के अंदर आप जब ग्राफ को भी दर्शाओगे वहां पर 1 2 3 तो 20 वाले बिंदु खोजने पड़ेंगे, जैसे -7 हो या प्लस का 7.5 हो। तो इससे बचने के लिए क्या करो, जैसे यहाँ एक ऐसा मान रखो कि 2 तो 3 2 6 7 12 18 18 बटे 2 यानी 9, यह मान हल हो सकता है। तो ऐसे मान रखोगे जिससे पूरी भिन्न सरल हो जाए, यानी जैसे y बराबर 2 रखने पर x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 2 बटे 2 18 बटे 2 यानी 9। अब ध्यान क्या रखना है, यदि बट्टे में 2 है तो जो पहला मान रखा उससे 2 अंतर में रखते जाओ, तो ये बार बार जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखो। जैसे y बराबर अगर मैं 4 रखूं तो भी हल मिलेगा, और इससे 2 कम यानी 0 रखो तो भी हल हो जाएगा। 12 प्लस 3 इंटू 0 बटे 2 तो 12 बटे 2 बराबर 6। ऐसे ही y बराबर -2 रखो, दो दो के अंतर से रखने, भले प्लस में रखते जाओ या अंतर घटा करके रखते जाओ, जितने बटे है उतने रखोगे तो इससे क्या आसानी से समीकरण को हल कर सकते हो। 12 प्लस 3 इंटू -2 बटे 2 12 माइनस 6 बटे 2 यानी 6 बटे 2 बराबर 3। तो इस तरीके से इसकी भी टेबल बना लेते हैं और इनके मानों को आप सारणी में रखते हैं। x बराबर y का 2 0 और -2 रखा तब x का मिला 9 6 और 3। तो इस दोनों टेबलों को यहाँ पर ग्राफ के अंदर आप बिंदु दर्शा करके, समान दूरी पर ग्राफ तो होता ही उसके अंदर, तो यहाँ फिर जिस जगह रेखा प्रतिशत करती है वो उसका हल दर्शा दिया जाता है 1 2 3 इस प्रकार से। यहाँ भी इधर माइनस के मान, ऊपर प्लस के मान y के, नीचे माइनस का मान, और फिर इन बिंदुओं का मिलान करते हो। जैसे x का मान 3 है, y का 1 है, तो 3 और 1 ये बिंदु, x का मान 0 है और y का 2 है ये बिंदु, x का -3 है और y का 3 है ये बिंदु। इस तरीके से इनको मिला करके पहली रेखा प्राप्त कर ली जाती है। और ऐसे ही इनका मान मिला करके, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बिंदु नहीं मिला रहा हूँ, सीधा ही जैसे मिलाऊं कि यहाँ इस तरीके से रेखा काटेगी तो जहां काटती है वही उसमें x का मान होता है और वही उसके y का मान होता है। तो यहाँ मैंने दूसरी तो केवल उदाहरण के तौर पर रखी है। इस तरीके से आप इसका पूरा ग्राफ बना करके ग्राफ की विधि से हल कर सकते हैं। अब ग्राफ की विधि से हल करने के बाद आती है बीज गणितीय विधियां। तो समीकरण युग्म को बीज गणितीय विधि से कैसे हल किया जाता है, तो बीज गणितीय विधि के अंदर भी अपने दो प्रश्नावली के अंदर, एक में प्रतिस्थापन विधि और दूसरी में विलोपन विधि के सवाल दिए जाते हैं। तो बीज गणित की दो विधि, एक तो प्रतिस्थापन, पहले 3 विधियां थी जिसको एक सिलेबस से हटा दिया है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी एक चर का, जैसे अभी ग्राफ की विधि के अंदर किया हमने x और y में से y का प्रतिस्थापन किया
तो ऐसे किसी एक चर का प्रतिस्थापन करके फिर एक नई समीकरण तीसरी बनाई जाती है, उसका मान है वो दूसरी में रखते हैं। और दूसरी है विलोपन विधि। तो इस तरीके से दो अलग अलग विधियों से समीकरण मिलती है आपको और उसका फिर आप उस विधियों से हल करते हैं। जैसे प्रतिस्थापन विधि से कहो तो x प्लस वाई बराबर 14 सवाल दिया जाता है, जैसे समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए से सीधी विधि पूछी जाती है प्रतिस्थापन विधि का सवाल, वेरी मोस्ट मान करके चलिए। अब प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, तो प्रतिस्थापन विधि के अंदर क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर आपके पास दोनों समीकरण है। पहले समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, इस समीकरण एक से किसी एक चर का प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन करते समय भी वही मोस्ट बात ध्यान रखिए, अगर कोई माइनस का पद है तो उसको प्रतिस्थापित करो चर को, माइनस करनी है तो फिर बड़ा गुणांक। अब जैसे यहाँ तो दोनों प्लस के हैं, गुणांक भी समान है, तो किसी को भी करिए। जैसे से y का प्रतिस्थापन करने पर, यह संकेत भी लिखना है अगर आप इसी विधि से हल कर रहे हैं, इसी विधि का पूछा है प्रश्न प्रतिस्थापन करने पर। तो जैसे x बराबर 14 माइनस वाई, अब x का गुणांक इकाई होना चाहिए, पीछे जो अक्षर बचा उसका, तो इसका एक ही, अगर नहीं है तो फिर उसको गुणा की संख्या को इधर भाग में भेजिए और फिर समीकरण नंबर 3 रखिए। अब पहले समीकरण ये है, दूसरी ये है, जैसे उत्तर के अंदर फिर लिख देनी है, जैसे मैंने भूल से नहीं लिखी। पर अब समीकरण 3 से किसका मान, x का, यानी x का मान समीकरण 3 से हमें रखना है 2 में, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कौन सी है, x माइनस वाई बराबर 4 में y का मान या x का जिसका भी आपने ऊपर ज्ञात किया, तो ऊपर किसका किया है, x का मान ज्ञात किया है, तो x की जगह रखिए। अब x की जगह क्या रखोगे, 14 माइनस वाई, फिर माइनस का y बराबर 4, तो माइनस के y 2y और 14 प्लस की संख्या है बराबर 4, या माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14, या फिर माइनस के 2y बराबर माइनस के 10, या y बराबर माइनस 10 बटे माइनस 2 गुणा में फिर इधर भाग में भेज दीजिए, यानी एक तो हल मिल गया आपको यहाँ से 5। अब जिसका हल मिला है जैसे y का, अब इसको वापस उस समीकरण 3 में रखिए, जिस 3 से आपने 2 में मान रखे, अब 2 से वापस 3 में, तो y का मान वापस 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, तो y की जगह 5 बराबर 9। अतः समीकरण युग्म का हल है वो x बराबर 9 है और y बराबर 5 है। ये विधि है प्रतिस्थापन। अब विलोपन विधि में क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक के 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 पहली, और दूसरी जैसे 3x माइनस 5y बराबर, उसे व्यापक रूप में लिखो तो माइनस 3 बराबर 0। तो किसी एक चर का विलोपन करना, जैसे x का या y का। विलोपन करने का मतलब है पहले आप उसके गुणांक समान कीजिए, ताकि समीकरण एक में से 2 या 3 और 4 नहीं बने, उसमें घटाते ही पूरा चर है वो हटा दिया जाए, अर्थात उसका मान 0 हो जाए। तो विलोपन विधि का मतलब है किसी चर के गुणांक समान करके फिर उस चर का विलोपन कर दिया जाता है। अब यदि दोनों का चिन्ह समान है तो घटाते हैं, अगर एक का प्लस एक का माइनस है तो उस समय आप जोड़ करके भी हल करते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर किताब का ही सवाल हो तो वहां पर है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो अब इन दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि के अंदर क्या करते हैं, जैसे पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी है 2x माइनस 3y बराबर 4। किसी एक चर का, जैसे x के गुणांकों को या y के गुणांकों को विलोपन करना है, तो जैसे x के गुणांकों का विलोपन करने
गुणांकों का विलोपन करने के लिए दोनों के गुणांक समान करिए समीकरण के। तो जैसे इस पहले समीकरण में x का किससे गुणा करो उसके बराबर हो जाए, तो जैसे 2 से गुणा करो तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, वहां भी 2x है, तो उस समीकरण का 1 से गुणा कर लो। तो इस समीकरण का 2 से इस समीकरण का गुणांक 1 से गुणा करो तो दोनों के विलोप गुणांक है वो समान हो जाएंगे। विलोपन करने के लिए समीकरण 1 का गुणांक 2 से और समीकरण 2 का गुणांक 1 से गुणा करने पर, तो गुणा प्रत्येक पद से होता है। x का 2 से 2x, y का 2 से 2y, 5 का 2 से 10, समीकरण नंबर 3। और ऐसे ही 2x माइनस 3y बराबर 4, क्योंकि इसका तो 1 से ही गुणा कर रहे हैं। अब यदि ऐसे आ जाए तो क्या करते हैं, जैसे पहले समीकरण दूसरी 2 का किससे गुणा करो कि सीधे 3 आ जाए, तो आते नहीं। तो ऐसे स्थिति में इनका निकटतम लसक तक पहुंचना है। जैसे 2 और 3 का लसक कितना आता है 6, तो 6 तक लाने के लिए एक दूसरे से भी गुणा किया जा सकता है। इस पूरी समीकरण का किससे गुणा करते हैं 3 से, और इस पूरी समीकरण का गुणा करते हैं 2 से। तो ऐसे करके भी आप गुणांक समान करते हैं। और यदि सीधा प्राप्त किया जा सकता है तो सीधा करो। फिर समीकरण नंबर 4, अब 3 में से 4 को फिर वापस लिखना है कि समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, घटाने का तरीका क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल दिए जाते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। अब ये नए चिन्ह काम में आते हैं इसके। तो प्लस का 2x माइनस का 2x 0 हो गया, प्लस के 2y और प्लस के 3y प्लस के कितने हो गए 5y बराबर, और यहाँ प्राप्त होता है 6, या इससे मान निकाला जाए y बराबर 6/5। तो पहला हल हो गया। अब क्या किया जाता है, जो y का मान मिला है उसको समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में रखो, आपको हल मिल जाएगा दूसरे चर का। तो जैसे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण है x प्लस y की जगह 6/5 बराबर 5। अब x के साथ है इसका पक्षांतरण कर दो, तो x बराबर 5 माइनस 6/5 भिन्न रूप में प्राप्त हो जाता है। तो लसअप लेकर हल कर दो। 5 का 1 का भाग 5 को 5 बार, 5 का 5 से गुणो 25, 25 माइनस 6 बराबर मिल जाएगा 19/5। इस तरीके से आपको यहाँ भी दोनों समीकरणों का हल मिल जाते हैं। जैसे x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ये इनके हल है। तो इस तरीके से इस पूरे अध्याय को मैंने संक्षेप में आपको बताया है। फिर भी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे क्या है कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं भी निरंतर रूप से नए तरीके से या और अच्छे प्रयास करूं, जिससे आपको परीक्षा के लिए आज से बहुत ज्यादा फायदा दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।